नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। मैं पीएसबी सर। चलिए आपका स्वागत करते हैं आज के एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है वो बिहार का इतिहास से संबंधित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार के इतिहास, प्राचीन बिहार के इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पीसीएस के पीटी एग्जाम में अब तक, उस सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे और वहाँ से विस्तृत जानने का, जो विस्तृत एक्सप्लेनेशन है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को इस प्रश्न से। कर्नाट वंश का संस्थापक, क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था वो नान्यदेव था। नान्यदेव था। नान्यदेव कर्नाट वंश का शासक था, संस्थापक था। मतलब कर्नाट वंश का स्थापना जो हुआ था तिरहुत क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ये तिरहुत क्षेत्र का एक वंश था। तिरहुत क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र, आज का मुजफ्फरपुर, आज का दरभंगा, उस क्षेत्र का ये वंश था। याद रखिएगा, आज का मुजफ्फरपुर और आज का दरभंगा मधुबनी क्षेत्र जो है वो उस समय में कर्नाट वंश का जो है वो शासन क्षेत्र था, तिरहुत क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र। और कर्नाट वंश का संस्थापक जो था नान्यदेव था। याद रखिएगा दोस्तों, आपसे अगर ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, बिहार पीसीएस के एग्जाम पीटी में प्रश्न पूछा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। अगले बार ऐसा ना पूछ दे कि कर्नाट वंश का जो शासन था किन क्षेत्रों पर था, तो तिरहुत या मिथिला क्षेत्र पर था। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाले बिहार पीसीएस पीटी एग्जाम में 66वीं पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव था। और कर्नाट वंश का जो शासन का क्षेत्र जो था वो कौन था? तिरहुत क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र। और सबसे पहले मैं बता दूं, कर्नाट वंश का जो राजधानी था वो था सिमरोनगढ़। याद रखिएगा, इसके राजधानी की बात करते हैं, अगर हम इसके राजधानी की बात करते हैं, कर्नाट वंश के राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, तो ये था सिमरोनगढ़। ये कहाँ है दोस्तों? नेपाल में है। तो कर्नाट वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? तिरहुत क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र। इसके संस्थापक थे नान्यदेव और इसकी जो राजधानी थी बारां जिला के सिमरोनगढ़ में थी। नेपाल में है दोस्तों, ये नेपाल में इसकी राजधानी थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पहला प्रश्न हुआ। इसमें कुछ और बातें हैं, हम आपको चर्चा कर देते हैं कि इसके शासन, अगर बात कर्नाट वंश के शासन को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस कर्नाट वंश के शासन को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखिए, स्वर्ण युग कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है किस वंश के शासनकाल को जो है मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो कर्नाट वंश के शासन को क्या कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कर्नाट वंश में जो है कुल जो है 6 शासक हुए। कर्नाट वंश के कुल कितने शासक हुए? 6 शासक हुए, जिसमें से एक शासक नान्यदेव है और 5 शासक कौन कौन हुए उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। वो 5 शासक कौन कौन है इसको जानने का प्रयास करते हैं। पहला शासक जो है वो आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, नान्यदेव थे। और अगर दूसरा शासक देखिए, राजधानी जो था सिमरोनगढ़ था, नेपाल में था, बारां जिला के सिमरोनगढ़ में कर्नाट वंश की राजधानी था। लेकिन कर्नाट वंश का जो शासन क्षेत्र जो था, जिस क्षेत्र में शासन करते थे कर्नाट वंश के शासक, वो तिरहुत क्षेत्र या मिथिला क्षेत्र था। और कर्नाट वंश के शासन को ही मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखें। अब तक जो इसके शासक हुए हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। इसके शासक कौन कौन हुए कर्नाट वंश के, उसको हम देखने का प्रयास। तो पहला जो शासक था कर्नाट वंश का वो था नान्यदेव था। नान्यदेव, देखिए पहला जो शासक था वो नान्यदेव था, याद रखिएगा दोस्तों। और दूसरा शासक जो था वो था मल्लदेव। कुल 6 शासक हुए कर्नाट वंश के। तीसरा जो शासक थे वो थे गंगदेव। सब में देव लगा हुआ है दोस्तों, देख लीजिएगा इस चीज को। उसके बाद है नरसिंह देव। नरसिंह देव चौथा शासक।
और पांचवा शासक जो कर्नाट वंश के हुए वो राम सिंह देव हुए, है ना, राम सिंह देव। और छठा जो शासक हुए वो हुए शक्ति सिंह देव। ज्यादा दिनों तक ये शासन नहीं किए थे, शक्ति सिंह देव। और अंतिम शासक जो इसके थे, याद रखिए दोस्तों, कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो थे हरि सिंह देव। यही क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, हरि सिंह देव। हरि सिंह देव जो थे वो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है दोस्तों, अंतिम शासक थे। तो मैंने क्या बताया, अब तक 7 शासक हुए। शक्ति सिंह देव जो थे वो कम समय के लिए अल्पकाल के लिए शासन किया था कर्नाट वंश पर। लेकिन प्रथम शासक जो है कर्नाट वंश के जो हुए, कौन हुए, तो वो नान्य देव हुए थे और इन्होंने ही कर्नाट वंश की स्थापना की। उसके बाद मल्लदेव आए दोस्तों, उसके बाद गंगदेव आए, नरसिंह देव आए, राम सिंह देव आए, शक्ति सिंह देव आए और अंतिम शासक जो थे हरि सिंह देव थे। तो ये जो है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था, नान्य देव। ये प्रश्न जो है बिहार पीसीएस के पीटी एग्जाम में पूछा गया है। और जो अंतिम शासक जो है कर्नाट वंश का, ये प्रश्न जो है पूछा गया है, हरि सिंह देव जो थे वो क्या थे, अंतिम शासक थे कर्नाट वंश के। अब थोड़े कर्नाट वंश के बारे में हम आपको बता देते हैं कि जिस समय में हरि सिंह देव जो है शासन कर रहे थे, तो उस समय में जो दिल्ली पर शासन था वो तुगलक वंश का शासन था। किसका था दोस्तों, दिल्ली पर तुगलक वंश का, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का शासन था दिल्ली पर, है ना। तो उस समय में जो है वो कर्नाट वंश के शासक जो थे, अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि इसी देखिए हरि सिंह देव के शासन काल में ही जो है गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था दोस्तों। हरि सिंह देव के शासन काल में ही जो है गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। और वो बंगाल अभियान और बिहार अभियान जो किया था गयासुद्दीन तुगलक, किसके शासन काल में, तो हरि सिंह देव के शासन काल में। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और याद रखिएगा ये कर्नाट वंश का जो है अंत पूर्ण रूप से हो गया था 1378 ईस्वी में, 1378 ईस्वी। और कर्नाट वंश का जो शासन कब से कब तक रहा था, याद रखिएगा 1097 ईस्वी से 1097 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक शासन काल रहा था कर्नाट वंश का। लेकिन अंत जो हो गया, पूर्ण रूप से अंत हो गया 1378 में। और शासन काल कब तक रहा था, शासन काल वो रहा था 1097 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक, याद रखिएगा। अब है अगला पॉइंट, आपने देखा कि कर्नाट वंश के संस्थापक जो थे नान्य देव थे और इसमें कुल 7 शासक हुए। अल्प अवधि के लिए शक्ति सिंह देव आए थे और अंतिम शासक जो कर्नाट वंश का था वो था हरि सिंह देव था। अब हम कुछ और बातों पर चर्चा करते हैं ये कर्नाट वंश के बारे में जो इंपोर्टेंट है, कुछ बातें देखिए। नरसिंह देव के समय में ही, जब नरसिंह देव जो थे कर्नाट वंश के शासक थे, इस समय में बख्तियार खिलजी, नाम सुने होइएगा, बख्तियार खिलजी का नाम आप लोग सुने होइएगा। बख्तियार खिलजी आया था। तो यार ये पहली बार बिहार में बख्तियार खिलजी किसके शासनकाल में आया था, तो कर्नाट वंश के शासक नरसिंह देव के समय में आया था। याद रखेगा, नरसिंह देव के समय में बख्तियार खिलजी जो आया था वो कहाँ आया था, बिहार आया था। और नरसिंह देव को धन दे करके क्या कर दिया था, खुश कर दिया था। कौन, बख्तियार खिलजी, याद रखिएगा दोस्तों। और जो है ये जो कर्नाट वंश का जो संस्थापक था नान्य देव, ये क्षत्रिय कुल का था। क्या था, क्षत्रिय कुल का था। और ये जो है नरसिंह देव का जो साम्राज्य है तिरहुत से दरभंगा तक फैला हुआ था। तिरहुत से कहां तक फैला हुआ था दोस्तों, तिरहुत से दरभंगा तक फैला हुआ था। तिरहुत से दरभंगा परमंडल तक फैला हुआ था, याद रखिएगा, तिरहुत से दरभंगा तक फैला हुआ था। देखिए बिहार और बंगाल पर जो है, बिहार और बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक जो है, बिहार एवं बंगाल पर
गयासुद्दीन तुगलक का जो है अधिपत्य हो जाता है, उस पर शासन हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सल्तनत काल के तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, है ना। और बिहार एवं बंगाल पर जो है अधिपत्य हो जाता है। तो इस समय में जो है कर्नाट वंश के जो शासक रहते हैं वो रहते हैं हरि सिंह। जिस समय में जो गयासुद्दीन तुगलक जो बिहार और बंगाल पर जो अधिपत्य करते हैं तो हरि सिंह रहते हैं। कौन रहते हैं? हरि सिंह। तो हरि सिंह जो रहते हैं, तो हरि सिंह क्या करते हैं, अपना योग मंत्री जो रहता है कामेश्वर झा, याद रखिएगा दोस्तों, कामेश्वर झा जो है योग मंत्री रहता है किसका? याद रखिए दोस्तों, कामेश्वर झा, जिस पर विश्वविद्यालय है कामेश्वर विश्वविद्यालय जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, और कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वो दरभंगा में है। तो बिहार एवं बंगाल पर जो है अधिपत्य गयासुद्दीन तुगलक हो गया। तो उस समय में कर्नाट वंश का जो शासक था हरि सिंह था, और हरि सिंह का जो योग प्रधानमंत्री जो था कामेश्वर झा था। तो कामेश्वर झा को जो है कर्नाट वंश का अगला शासक जो है नियुक्त कर देता है। कौन? तो हरि सिंह कर देता है। और उसके बाद जो है मिथिला पर जो है इस कर्नाट वंश का जो है शासन खत्म हो जाता है, और कर्नाट वंश के बाद जो है जो वंश आता है मिथिला पर, उसका नाम है ओइनवार वंश। याद रखिएगा, उस वंश का नाम है ओइनवार वंश। कर्नाट वंश के बाद जो है मिथिला पर जो है जो वंश आता है उसका नाम है ओइनवार वंश। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये सारी चीजें जानने के बाद हम अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज का दूसरा प्रश्न हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आप जो देख रहे हैं ये वीडियो आकर्ष आईएएस रिसर्च सेंटर पर देख रहे हैं, ये बिहार पीसीएस में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्राचीन बिहार के इतिहास से, वो सारे प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न जो है वो बहुत इंपोर्टेंट है। किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, स्वर्ण मतलब सोना का सिक्का, है ना, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अधिक पैमाने पर किसने किया? ये क्वेश्चन है दोस्तों, किसने किया? प्रश्न है कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अधिक पैमाने पर किसने किया? तो याद रखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति था, है ना, एक व्यक्ति था बीम कदफिसिस। ये कुषाण वंश का शासक था बीम कदफिसिस। बीम कदफिसिस जो था वो क्या किया था, स्वर्ण मुद्रा जो है सबसे ज्यादा जो है क्या किया था, प्रचलन में लाया था। उस समय में स्वर्ण मुद्रा, सोना का मुद्रा जो है, सोना का सिक्का जो है सबसे ज्यादा कौन चलाया था? भीम कदफिसिस ने चलाया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, ये कुषाण वंश का शासक था, कुषाण वंश का। और मैं आपको बता दूं, कुषाण वंश का जो संस्थापक था कुजुल कदफिसिस था, कुजुल कदफिसिस। याद रखिए दोस्तों, कुषाण वंश का संस्थापक जो था वो कुजुल कदफिसिस था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसका ही एक कुषाण वंश का ही शासक था भीम कदफिसिस। उन्हें सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। याद रखिएगा, सबसे पहले सोना का सिक्का भारत में जो चलाया था भीम कदफिसिस ने चलाया था। और बड़े पैमाने पर जो है, अत्यधिक पैमाने पर, है ना, जो है स्वर्ण मुद्रा जो चलाने का काम किया था भीम कदफिसिस ने ही किया था। याद रखिएगा, है ना। उसके बाद इस ऑप्शन में दिया गया है जो है पुष्यमित्र शुंग दिया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग जो था ऑप्शन में दिया हुआ है, शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, संस्थापक था। याद रखिएगा। देखिएगा कि सबसे बड़े जो है इसको जो उपाधि दिया गया था भीम कदफिसिस को,
भीम कॉडफिशस को कुछ उपाधि से नवाजा गया था। वो उपाधि था महाराजा धीराज। भीम कॉडफिशस को जिस महाराजा धीराज इस उपाधि से इनके शासनकाल में जो इनको जो है महाराज धीराज के नाम से जो है इनको जो है नवाजा गया था। उसके बाद महेश्वर के नाम से नवाजा गया था। महेश्वर के उपाधि से इनको जो है नवाजा गया था। उसके बाद जो था एवं सर्वलोकेश्वर, एक नाम है सर्वलोकेश्वर। इन नामों से, इन उपाधियों से इनको जो है नवाजा गया था। भीम कॉडफिशिस ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा जो है अधिक पैमाने पर चलाया था। वैसे सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का काम जो किया था वो भीम कॉडफिशिस ने ही किया था। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कनिष्क भी जो है वो कुषाण वंश का ही शासक था। कनिष्क जो था कुषाण वंश का ही शासक था। और कनिष्क जो था किसका था? कुषाण वंश का ही शासक था। जो इनके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इनके समय में, कनिष्क के समय में जो क्या हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति पिछले वीडियो में हमने बताया है, बौद्ध धर्म के बारे में हमने चर्चा किया है। कनिष्क के शासनकाल में, याद रखें दोस्तों, ये कुषाण वंश के ही शासक थे कनिष्क। जैसे भीम कॉडफिशिस हो गया, कुजुल कॉडफिशिस जो थे वो कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुषाण वंश की बात कर रहे हैं। और ये जो है भीम कॉडफिशिस ने सबसे ज्यादा जो स्वर्ण मुद्रा चलाया था, है ना, कुषाण वंश का ही शासक था। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कॉडफिशिस था। और कुषाण वंश का ही शासक जो था वो कनिष्क था। उन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो सॉरी फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति नहीं, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। चतुर्थ बौद्ध, क्योंकि एक होता है दोस्तों, एक तो एक के से कनिष्क होता है। ए से हो गया आपको अजातशत्रु, और क से कालाशोक, और ए से हो गया आपको अशोक। तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु। दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में। और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। और याद रखेगा, ये जो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था कनिष्क। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और देखिए, बौद्ध धर्म को कनिष्क जो है खूब प्रबल समर्थक था बौद्ध धर्म का कनिष्क। जैसे अशोक जो था बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था अशोक, उसी प्रकार से कनिष्क भी जो था वो बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। अब देखिए, कनिष्क के दरबार में जो रहते थे वो अश्वघोष रहते थे, वसुमित्र रहते थे, नागार्जुन जैसे विद्वान रहते थे, और चरक जैसे चिकित्सक रहते। अश्वघोष के दरबार में तो उनको रहते थे, याद रखेगा, नागार्जुन हो, है ना, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता, अश्वघोष हो, वसुमित्र हो, या ये सब विद्वान थे। और एक थे चरक नाम का जो है बहुत जाने माने चिकित्सक थे, डॉक्टर थे। वो किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। तो ये आपको समझ में आ गया। हम आपको बता दें, पुष्यमित्र शुंग, है ना, शुंग वंश के संस्थापक थे। और मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा करके, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा करके पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। इससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहला वंश जो है मगध पर आया था बृहद्रथ वंश था, है ना, लेकिन वास्तविक में रूप में जो था वो हर्यक वंश आया था सबसे पहले मगध पर, हर्यक वंश। उसके बाद था शिशुनाग वंश, याद रखिएगा, शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। उसके बाद आया था नंद वंश, और नंद वंश की स्थापना महापदानंद ने किया था, याद रखिएगा। हर्यक वंश का बिंबिसार ने किया था। नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद जो आया था वो आया था शुंग वंश आया था, याद रखिएगा, शुंग वंश आया था। किस पर? मगध पर।
हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद मौर्य वंश, और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग वंश के शिशुनाग और नंद वंश के महापदानंद, और मौर्य वंश के जो है संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग वंश के संस्थापक जो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हरा देते हैं और मगध पर किस वंश की स्थापना करते हैं? शुंग वंश की स्थापना करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताएं मेरे फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। हम तीसरा प्रश्न जो देखेंगे, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी। प्रश्न है तीसरा, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इस लेखक जो है वो अननोन है। इस लेखक जो है अननोन लेखक है, किसी को नहीं पता है कि इस किताब के, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ये भी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं सारे के सारे प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है ना, कि लेखक कौन है? तो ये जो है अननोन है। और एक ऑप्शन में है टॉलमी। तो टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा था भारत का भूगोल। याद रखें, भारत का भूगोल नामक पुस्तक, भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। और इसमें प्लिनी है एक, है ना, तो प्लिनी जो लिखा था, है ना, प्लिनी जो पुस्तक लिखी थी उसने लिखी थी क्या? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, याद रखिएगा दोस्तों। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, अननोन लेखक ने लिखा है, किसी को नहीं पता है इस पुस्तक को किसने लिखा। लेकिन अगर बात करते हैं टॉलमी, तो टॉलमी ने क्या लिखा? भारत का भूगोल लिखा। और प्लिनी ने क्या लिखा? नेचुरल हिस्ट्री लिखा। तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न जो कह रहा है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा, चौथा प्रश्न जो कह रहा है ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो याद रखेगा, बालपुत्र से, बालपुत्र देव जो थे वो देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था। तो ये प्रश्न हो गया दोस्तों, बालपुत्र देव हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है? तो किसने कहा था, व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्यास्त होता है और सूर्योदय होता है? तो आर्यभट्ट साहब ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण जो है सूर्योदय या सूर्यास्त होता है। तो हम थोड़ा सा आर्यभट्ट के बारे में जान लें। आर्यभट्ट बहुत बड़े गणितज्ञ थे। देखिए गुप्त शासन काल के जो है महान जो है गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जी के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करते तो आर्यभट्ट जी जो थे वो गणितज्ञ थे। हम जानते हैं कि ये गुप्त काल के जो है ये गणितज्ञ थे। और गुप्त काल में ज्यादातर जो गणित और किसका जो है प्रगति हुआ, अत्यधिक गणित और ज्योतिष का बहुत ज्यादा प्रगति हुआ गुप्त काल में। तो आर्यभट्ट जो थे गुप्त काल में थे, इन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने प्रूव किया था द अर्थ इज राउंड। हम जो अभी कहते हैं पृथ्वी गोल है, तो इन्होंने प्रमाणित किया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। किसने प्रमाणित? एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि किसने प्रमाणित किया था कि पृथ्वी गोल है। तो आर्यभट्ट साहब ने ये प्रमाणित किया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी गोल है। किसने प्रमाणित किया था? आर्यभट्ट साहब ने यह प्रमाणित किया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज
इन्होंने ही की थे, आर्यभट्ट। ये बिहार के सरजमी पर इनका जन्म हुआ था। और पृथ्वी गोल है, इन्होंने ही कहा। सूर्य की खोज इन्होंने ही किया था। इनकी दो पुस्तक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। इनके दो पुस्तक का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक था, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। दो पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। याद रखिए, इन्होंने वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि बताई थी। इन्होंने, आर्यभट्ट साहब ने वर्गमूल, याद रखिएगा, आर्यभट्ट साहब ने क्या किया था, वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि इन्होंने क्या किया था, दर्शाया था। आर्यभट्ट साहब ने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि जो है, और साइन सिद्धांत दिया था, साइन थ्योरी दिया था। साइन थीटा जो आप पढ़ते हैं, साइन सिद्धांत थ्योरी दिया था इन्होंने, साइन थ्योरी दिया था, जिसको बाद में चल करके बराहमिहिर ने जो है इस सिद्धांत को परिशुद्ध किया और आगे ले जाया गया। ब्रह्मगुप्त जो थे, द्विघात समीकरण को निकालने का सूत्र दिए थे। द्विघात समीकरण को निकालने का, जो बनाने का, हल करने का सूत्र जो कौन दिए थे, तो ब्रह्मगुप्त ने दिए थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो देखिए, हम बौद्ध संगीति का क्लास इससे पहले ले चुके हैं, और आप बौद्ध धर्म में जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार स्पेशल के प्लेलिस्ट में आकाश IAS रिसर्च सेंटर सर्च कीजिएगा, और उसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसमें मिलेगा आपको बिहार स्पेशल का, इम्तियाज अहमद करके बिहार स्पेशल का मिलेगा। उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड इंपोर्टेंट टॉपिक दिया गया है। उसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था, पहला बौद्ध संगीति जब उनकी मृत्यु हो गई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति हुआ था, है ना। महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी। देखिएगा, क्रम RVP के, याद रखिएगा, R से राजगिरी, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र और K से जो है काश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगिरी में, द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति काश्मीर में, कुंडलवन में हुआ था। RVP के, याद रखिएगा, RVP के, याद रखिएगा दोस्तों, RVP के। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था, उसका नाम था फाहियान। वो किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान जो था दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो फाहियान था, है ना, फाहियान जो था वो किसके शासनकाल में जो भारत आया था? तो फाहियान जो आया था, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो आया था किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद रखिएगा दोस्तों, फाहियान जो है किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, कहां? तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, उसमें मौर्य साम्राज्य को है 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कहां जो है मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में, क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। 7 वर्गों में विभाजित कहां किया गया है दोस्तों? तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका में किया गया है। याद रखेगा, मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में जो है विभाजित किया गया है मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज की इंडिका में जो है मौर्य साम्राज्य को जो है 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा मेगास्थनीज के इंडिका में ये वर्णन किया गया है कि मौर्य साम्राज्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? 7 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, 7 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो बड़ों का सम्मान करना। ये जो है ये धर्म से निकला हुआ धम्म शब्द है। संस्कृत धर्म जो है उससे निकला हुआ धम्म शब्द है, जिसका अर्थ होता है
धर्म से संबंधित है, बड़ों का सम्मान करना, उससे संबंधित मूल संदेश। त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक पुस्तक है? अगला प्रश्न है, त्रिपिटक जो है वो किसका जो है धार्मिक पुस्तक है? तो ये त्रिपिटक जो है वो बौद्ध का धार्मिक पुस्तक है। बौद्ध का धार्मिक पुस्तक जो है वो त्रिपिटक है, याद रखें दोस्तों, त्रिपिटक। और त्रिरत्न जो है किसका धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिरत्न जो है धार्मिक पुस्तक है वो है आपका जैन का। त्रिरत्न जो धार्मिक पुस्तक है, त्रिरत्न, वो है जैन का। और जैन अवेस्ता जो है वो किसका है? पारसी धर्म का। पारसी धर्म का जो है ये जो है पवित्र पुस्तक, धार्मिक पुस्तक जो है वो जैन अवेस्ता है, याद रखेगा, जैन अवेस्ता है दोस्तों, याद रखेगा। उसके बाद अगर हम हिंदू की बात करेंगे तो भगवत गीता, रामायण, महाभारत जो है ये पवित्र ग्रंथ है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थात किस विषय पर आधारित है? शासन कला सिद्धांत और ये राज्य व्यवस्था पर आधारित है। तो दोस्तों आज तक यहीं ही रहने देते, तब तक आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसका दूसरा सेशन जो है फिर आएगा, दूसरा पार्ट फिर आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।